पत्नी पिछले 10 साल से चारपाई पर थी। जब भी उसकी शादी हुई थी तभी से बीमार थी और जो पति था वह सारे उसके नित्य कर्म किया करता और उसको आश्वासन भी दिया करता कि तुम ठीक हो जाओगी। उसके कपड़े लत्ते धोना, उसकी लेटरिन पेशाब सब कुछ करवाना, उसको चारपाई पर भी बिठा करके खाना वगैरह खिलाना। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह अपनी पत्नी से बार बार यही कहता है घबराओ मत, तुम्हारा इलाज पक्का करवा कर रहूँगा मैं। और फिर पति ने 10 साल के अंदर अंदर अपनी सारी कमाई और जमा पूंजी सब पत्नी के ऊपर इलाज में खर्च कर दी होती है। और फिर 10 साल के बाद जब पत्नी सही होती है, ठीक हो जाती है, तो उसके बाद उस पत्नी ने पति के साथ जो किया, इस पति को ही दुनिया से मिटा डाला। दोस्तों बड़ी ही हृदय विदारक घटना है, सोचने पर आपको मजबूर कर देगी कि आज के दौर में पति ना पत्नी किसी की ना पति किसी का, सब अपने लालच के वशीभूत होकर इस दुनिया में बस अपना समय गुजार रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। अमरजीत नाम का एक शख्स, मैं गांव का नाम यहां पर नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी ये केस चला हुआ है, आंकड़े उगरने बाकी हैं। तो अमरजीत नाम का एक शख्स जो कि मिस्त्री है पेशे से, उसकी शादी होती है धूमधाम से। पत्नी का नाम सोनिया होता है। शादी के बाद तुरंत ही 10-15 दिन के बाद उसकी पत्नी सोनिया के शरीर में कुछ दिक्कतें होने लगती हैं। उसको शायद कोई बीमारी हो जाती है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसको पहले से ही बीमारी हो और इस अमरजीत को बताया ना गया हो। अब तो उसकी पत्नी बीमार रहने लगती है। पत्नी बीमार रहती है तो जो पति अमरजीत होता है वह कहता है कि देख, मैंने तुझसे शादी की है, जन्म जन्म तक तेरा साथ निभाऊंगा, घबराना मत, तेरा इलाज करवाऊंगा। और उसको नहलाता, उसके कपड़े धोता और उसको लेटरिन पेशाब वगैरह सारी चीज़ें खुद करता। यानी कि इतनी नौबत थी कि वो पत्नी हिलडुल भी नहीं सकती थी, अच्छी तरह से चल भी नहीं सकती और हाथों से खाना खिलाया करता था। और दोस्तों खुद खाना बनाकर उसको खाना खिलाया करता। घर में कोई और सदस्य था नहीं, एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अब खूब इलाज करवाया उसने, उसका पैसों से, उसके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं उसके पास से। अब वह सोचता है कि पत्नी का इलाज तो करवाना है, जीवन संगनी है, इसका साथ नहीं दूंगा तो किसका साथ दूंगा। वह सोचता है कि कोई अगर मेरी पत्नी की देखभाल कर ले तो मैं बाहर जाकर पैसे कमा लूँगा और कोई काम धंधा करके और अपनी पत्नी का इलाज करवा लूँगा। पैसे वह मांगता नहीं था किसी से, खुदगर्ज आदमी था। और अब वह सबसे पहले अपनी बहन के पास फ़ोन करता है कि बहन तू यहाँ पर मेरी पत्नी की देख रेख कर ले तो मैं कुछ कमाने खाने के लिए बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन उसकी बहन कहती है भैया मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको तैयार करना, खाना खिलाना, उनकी पढ़ाई बिल्कुल ठप हो जाएगी, मैं नहीं आ सकती। और उसके बाद अब जो पति होता है थोड़ा सोच में पड़ जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी की छोटी बहन यानी कि अपनी साली के पास फ़ोन करता है। उससे कहता है कि आप यहाँ पर आ जाओ, अपनी बहन की देख रेख अगर कर लो तो फिर मैं थोड़ा बहुत पैसे कमा लूँगा, इसका इलाज भी करवाना है। लेकिन उसकी साली भी मना कर देती है, कहती है जीजा जी मेरे पास टाइम नहीं होता, आप ही देखो जो भी कुछ देखना है। अब तो ये हताश उदास कि क्या करे, पत्नी का इलाज जो करवाना है, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, अब कैसे इलाज होगा फ्री में। अब उसके बाद ये अपनी सास के पास फ़ोन करके कहता है कि माँ जी कोई नहीं आ रहा, कुछ दिन के लिए आप ही यहाँ पर आ जाइए, अपनी बेटी की देखभाल कर लीजिएगा और मैं कुछ पैसे वैसे कमा लाऊंगा इधर उधर से, फिर इसका इलाज चलेगा। मगर दोस्तों इसकी जो सास होती है वह कहती है कि मैं वहाँ पर तो नहीं आ सकती मगर अपनी बेटी को अपने घर ला सकती हूँ। उसके बाद यह कहता है कि ठीक है माँ जी, आप थोड़े दिन के लिए अपने घर पर रख लीजिए, उसके बाद मैं जैसे पैसे कमा लूँगा, पैसे का इंतज़ाम कर लूँगा, मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले आऊँगा। तो अब उसकी सास अपनी बेटी को अपने घर ले जाती है और यह कमाने खाने की फिराक में अपना कहीं जुगाड़ बैठाने लगता है। मगर 10 दिन में ही मायके वाले सब बोर हो जाते हैं और 10 दिन के बाद साले का फ़ोन आता है इस अमरजीत के पास और बोलता है जीजा जी यहाँ की दवाइयाँ नहीं लग रही हैं बहन जी को और आप अपने साथ ही ले जाइए, यहाँ पर तो दवाइयाँ काम ही नहीं करती। अब तो ये बहाना था, सीधी बात है। उसके बाद यह अपनी पत्नी को अपने घर पर ले आता है। फिर सोचता है कि अब क्या करूँ, उसके पास कुछ खेती बाड़ी थी, खेत वगैरह थे, तो वह सोचता है कि ऐसा करता हूँ अब इसको छोड़कर तो जा नहीं सकता, मैं कर्ज ले लेता हूँ अपने
खेत पर कर्जा ले लूँगा, गिरवी रख दूँगा, और फिर उसके बाद अपने खेत पर वह कर्जा ले लेता है और कर्जा ले करके अपनी पत्नी का इलाज करवाने लगता है। और कभी नौकरी पर थोड़ा बहुत सुबह शाम चला जाया करता, कोई पार्ट टाइम वगैरह कोई छोटा मोटा किसी का काम हुआ करता तो वहाँ पर चला जाया करता। इस तरह से ये कमा भी रहा था, कर्जा भी ले लिया था। अब इसके इलाज करवाने के लिए पैसे तो काफ़ी खर्च हो ही रहे थे दोस्तों। अब एक हॉस्पिटल में इसकी दवाइयाँ आराम करने लगती हैं तो वह महिला अब थोड़ा सुधार आने लगता है उसकी पत्नी में। तो 10 साल तक लगातार इलाज चलता है और 10 साल तक काफ़ी कर्जा इस अमरजीत के ऊपर हो गया था। लेकिन इसके अंदर हिम्मत थी कि कहता था पत्नी से कि तू अगर एक बार ठीक हो जाएगी तो उसके बाद मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, फिर मैं कमाऊंगा और कर्जा उतारूंगा, तुम घर संभालना। इतना खुश हो रहा था बेचारा, बावला हो रहा था खुशी से। अब 10 साल के बाद जब इसकी पत्नी ठीक हो जाती है, 10 साल तक इलाज चला था, तो ठीक होकर वो बोलती है पाँव में पड़ के अपने पति के में कि पतिदेव आपके इस एहसान का बदला मैं जन्म जन्म तक नहीं चुका सकती, क्योंकि ना मेरी बहन मेरे दुख में काम आई, ना मेरी माँ मेरे दुख में काम आई, ना मेरे मायके वाले, ना भैया ना भाभी। मैं गई थी वहाँ पर और मुझे ऐसे 10 दिन के अंदर अंदर वापस भगा दिया। तुम ही हो जिसने मुझे साथ दिया है मेरा 10 साल तक, और तुम्हारा यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब वो कहता है कि अरे एहसान नहीं होता, ये मेरा कर्म होता है और मेरा तू जीवन साथी है मेरी, और मेरा फ़र्ज़ होता है तुम्हें बचाने का। चिंता मत कर, अब आराम से घर में रहेंगे, अब दवाई गोली की टेंशन है नहीं क्योंकि तेरी बीमारी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों दोनों पति पत्नी बड़े हंसी खुशी से घर के अंदर रहते हैं और अब इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। समय गुजरने के साथ साथ 2 बच्चे हो जाते हैं। अब ये बहुत खुश हैं, घर में खुशियों का माहौल है। और अब दोस्तों जो पति होता है वह काम करने के लिए जाया करता, रोज़ सुबह जाया करता, शाम को आ जाया करता, मगर उसको पास के ही गाँव में आम के बाग का ठेका मिल रहा था कि भाई फसल को ले लो, पैसे दे दो और आम में मतलब पेड़ों में आम लगने दो और तुम आम बेच करके अपना कमा लेना जो भी कुछ कमाना है। तो ठेका मिल जाता है आम के बाग का। और अब वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे 3 महीने वहाँ पर रहना पड़ेगा, देख रेख करनी पड़ेगी, तू बच्चों के साथ अच्छे से रहना और अच्छे से घर में रहना। पत्नी कहती है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप कमाओ, क्योंकि कमाए बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। अब तो दोस्तों 3 महीने तक पति बाहर रहता है और जब आम की फसल पक जाती है तो आम की बिक्री करके वह वापस अपने गाँव 3 महीने लौटता है। जैसे वह गांव में लौटा था तो गांव की एक लड़की जो कि बहन लगती थी नाते में, वह मजाक करने लगती है कि अरे भैया आम हमें भी खिला दिया करो, आप ही आप खा लिया करते हो। वह कहता है कि अरे बहन क्यों नहीं, अब की बार जब आऊँगा ना वहाँ से तब मैं तुम्हारे लिए आम लेता आऊँगा। अब तो पड़ोस की लड़की एक मजाकिया थी, थोड़ा सा मजाक किया करती। वह कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे घर में पीछे से कौन आता है। अब एकदम से ये कहता है अमरजीत की कौन आता है, आप बताओ बहन। वह कहती है कि अपनी पत्नी से ही पूछ लेना कि कौन आता है। और उसके बाद दोस्तों अपनी पत्नी के पास जाता है, सबसे पहले यही सवाल वह करता है कि पीछे से कौन आता था। उसकी पत्नी उसके सामने नाटक करने लगती है और कहने लगती है कौन आता है, कोई भी तो नहीं आता, लोग इधर उधर की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं लोग, और कसम खाकर बोलती है कोई नहीं आता जी, लोग झूठा आरोप लगाते हैं। अब उसके बाद पति सारी बातें भूल जाता है क्योंकि पत्नी के ऊपर उसको बहुत ही ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि जिस पत्नी को 10 साल तक पैसे लगाकर इलाज करवा कर उसका साथ दिया था, उसको ठीक किया था, विश्वास आखिर क्यों ना हो। अब जो पति होता है, अब पति आराम से वहाँ पर रहने लगता है, घर आ गया था। मगर अब क्या होता है, उसको जैसे बिस्तर पर लेटता तुरंत नींद आ जाया करती, बहुत गहरी। सुबह एकदम से पूरी नींद लेकर के उठा करता। एक रात की बात है, उसको नींद आने ही वाली थी, मगर इतने में ही उसको एक परछाई दिखती है घर के अंदर, जैसे कि कोई आदमी घर के अंदर आया हो। अब उसके बाद जैसे परछाई दिखती है, उसने सोचा कि मुझे गहरी नींद भी आती है, रात को मैं एकदम से सो भी जाया करता हूँ, और यह परछाई किसकी थी, वह घर में डोल कर भी आता लेकिन कोई मिलता नहीं है। शायद उसकी पत्नी का प्रेमी था और वो मिल करके जा चुका था। अब यह जो लड़का होता है अमरजीत, यह सोचता है कि इस खाने में कुछ ना कुछ है, क्योंकि वह भी सोशल मीडिया देखा करता था। तो आजकल जो पत्नियाँ हैं वो ऐसे ही कारनामे कर रही हैं। तो अब जो अमरजीत होता है वह कहता है कि अब मैं वो खाना खाऊंगा ही नहीं, और शाम का खाना वह खाना बंद कर देता है। अब 5 दिन गुजरते हैं, 6 दिन गुजरते हैं, वह बाहर जाकर खाया करता है खाना चुपचाप, और पत्नी से कहता है नहीं मैं डाइटिंग पर हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ा पेट में गड़बड़ हो जाती है। मगर यहाँ पर जैसे वह खाना नहीं खाता तो रात में वह जगा रहता है और उसकी नींद पक्की वैसी नहीं होती है जैसी गहरी नींद में पहले सोया करता था। अब तो जो पत्नी थी उसका प्रेमी था जो उसके पास आया करता था, अब उसकी पत्नी और उसके पत्नी के प्रेमी का मिलना मुश्किल हो रहा था। और फिर
प्रेमी और पत्नी के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई। फिर पत्नी 7वें दिन अपने पति से कहती है कि सुनते हो जी, आप शाम का खाना नहीं खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बताओ, घर में पति ने खाना नहीं खाया, भूखा सो रहा है, आप खाना खा लो। लेकिन पति कहता नहीं नहीं, मैंने इस तरह का शेड्यूल बनाया हुआ, मैं शाम को खाना बंद कर दिया मैंने। लेकिन पत्नी एक दिन जिद पर अड़ जाती है, उसको थाली देने लगती, खा लो जी, बहुत ही दुबले पतले हो गए हो, देखो अपने शरीर को। और फिर जब पत्नी ज़्यादा जिद करती है तो अब जो पति होता है वह थाली ले लेता है, एक हाथ से फ़ोन देख रहा था, एक हाथ से थाली ले लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं छत पर जाकर खा लूँगा, ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी। ऊपर छत पर चढ़ जाता है और पीछे खाली प्लॉट पड़ा हुआ था तो छत से नीचे खाने को इस तरह से फेंक देता है कि जैसे उसने खाना खा लिया हो, और वहीं पर थाली को रख देता है। यानी कि आज मामला खुलने वाला था। पत्नी थाली ले जाती है, उसके बाद सोने का प्रोग्राम होता है और वह सोने का नाटक करता है जैसे कि वह गहरी नींद में सो गया। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे थोड़ा समय गुजर जाता है, पति चारपाई पर लेटा हुआ था तो पत्नी चेक करती है, पति का नाम लेती है, सुनते हो जी, बच्चे आपको बुला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मतलब सो गए क्या आप, इस तरह की बातें करती है। अगर वो जग रहे हो तो बोल जाएंगे हाँ बताओ क्या बात है। और ऐसी वो पहले किया करती थी, तो अमरजीत बोलता ही नहीं है। पत्नी ने सोचा सो गया है और उसके बाद अपने प्रेमी को घर पर बुला लेती है, प्रेमी के साथ संबंध बनाने लगती है। पति सोया नहीं था, पति एकदम से उठता है, कमरे में जाकर रंगे हाथों इन दोनों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जो प्रेमी होता है वह तो वहाँ से भाग जाता है, मगर जो पत्नी होती है वह अपने पति के पाँव में पड़ करके गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो जी, गलती हो गई। लेकिन वह जिद पर अड़ा हुआ था पति कि मुझे ये बता दे कमी कहाँ रह गई, मैंने कौन सी कमी कर दी तुम्हें प्यार करने में, तुम्हारी जान बचाने में, तुम्हारे ऊपर मैंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, रात दिन एक कर दिया, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहे थे जब मैंने तुम्हारा साथ दिया, मेरे प्यार में कमी कहाँ रहेगी, मुझे बस ये बता दो। पत्नी बार बार माफ़ी मांगती, लेकिन ये जिद पर अड़ गया कि मुझे ये बता दे मेरे प्यार में कमी कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह गई आखिर। और इन बातों को कहता कहता वह जोर जोर से रो भी रहा था। मगर दोस्तों अब क्या होता है, उसके बाद पत्नी हाथ जोड़कर माफ़ी तो मांग लेती है, मगर अब उसके बाद 1-2 दिन गुजरने के बाद जो पति है, एक दिन शाम को सोया तो था लेकिन सुबह वह उठ ही नहीं पाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब पति की मृत्यु हो जाती है तो अभी अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है 2-4 दिन के बाद, 10-5 दिन के बाद कि आ जाओ, अब तो कोई भी नहीं है। और फिर इसका जो प्रेमी होता है वह कहता है कि तुम्हारे पास आ जाऊं, तू अपने सगे पति की ना हो सकी तो मेरी क्या होगी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब उसके बाद इसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि ना पति रहा ना प्रेमी रहा, ये मैंने क्या कर दिया। तो यह कहानी थी दोस्तों, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतन मनन किया तो ऐसा लगा कि यार आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और अभी इसका मतलब जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर क्या हुआ होगा, कैसे उस पति की मृत्यु हुई होगी। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मामले देखने को देश और दुनिया के अंदर मिलते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूँगा, भैया विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ नहीं चलता, लेकिन अंधविश्वास मत करो। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। धीरज बरनवाल लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, हमें खूब अप्रिशिएट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद सतीश वर्मा जी कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद सतीश वर्मा दोबारा से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं, ताराचंद शर्मा लगातार कमेंट करते हैं, राम गोसाई जिनका नाम है। उसके बाद हमारे साथ हैं राम कृष्ण गावड़े कमेंट करते हैं। और उसके बाद गणेश सोनी हैं, कपिल देव प्रजापति हैं, धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ चंद्र देवी कमेंट करती हैं। और जी प्रवीण बघेल दोबारा से हैं। उसके बाद हमारे साथ विष्णु दत्त कमेंट करते हैं, गुलाब राम कुमावत कमेंट करते हैं, सतीश वर्मा कमेंट करते हैं, संजय कुमार कमेंट करते हैं। और जी उसके बाद हमारे साथ हैं मुनुन श्रीवास्तव जी लगातार बिहार गोपालगंज 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से लगातार कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, चगनदास खारडाबंद राजस्थान से, और दुर्योधन में लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। ताजी लोमान हमारे बहन लगातार ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं। परमान हमारे भाई इटली से लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद,